हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले क्रॉप है क्या, फसल किसे कहते हैं, है ना। क्रॉप्स जो है वो हमारे लिए किसी भी तरह का यूजफुल हो, जिसका हम लोग ईटिंग में या फिर अदर पर्पस में सब्सटेंस का यूज करते हैं, वही हमारे लिए क्या कहलाता है, क्रॉप्स कहलाता है। क्रॉप्स के बारे में हम लोग समझे कि क्लॉन बहुत तरह का होता है लार्ज स्केल पर हम लोग, और वो भी फसल जिसको हम लोग लगा रहे हैं हमारे काम के लायक का है, जिससे हमें फूड क्लॉथ्स वगैरह मिलते हैं, और लार्ज स्केल पर कल्टीवेटेड करते हैं हम लोग किसी प्लेस पर, तो वही क्या कहलाता है, क्रॉप्स कहलाता है। फसल हम जानते हैं कि आज से पहले हमारा लाइफ जो था, आज से लगभग 10,000 BC पूर्व हमारे जो लोग थे वो क्या करते थे, नोमैडिक लाइफ को जीते थे। मतलब घूमते फिरते थे इधर से उधर ग्रुप में, और जहाँ पर भी जाते थे फूड का सर्च करते थे, शेल्टर का सर्च करते थे, कच्चे फूड में और वेजिटेबल्स को ईट करने का काम करते थे, जानवरों का हंटिंग करते थे, और उसी से अपना वो गुजारा चलाते थे। धीरे धीरे क्रॉप्स यानी कि खेती करने का तरीका उन्हें पता चला और फिर वो खेती करने लगे। क्रॉप्स में हमारे कई फसलें बता ही चुके हैं। एक तो सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है ना, और जो है आज के लिए कॉटन्स है, ये सब है। हमारा कंट्री जो है इंडिया, वो बहुत बड़ा कंट्री है, अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन को रखता है। टेम्परेचर यहाँ पर अलग है, अलग जगहों पर ह्यूमिडिटी और रेनफॉल अलग अलग रीजन में अलग अलग है, और इस वजह से हम देखें तो हमारे कंट्री के अलग अलग रीजन में एग्रीकल्चर के तरीके भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। एग्रीकल्चर हमारे लिए आज के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। फसल जो हम लोग लगाते हैं टेम्परेचर क्लाइमेट के आधार पर लगाते हैं, है ना। सीजनल क्रॉप्स होते हैं। तो क्रॉप्स को हम लोग क्या कर दिए हैं, दो पैटर्न में डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट है खरीफ और दूसरा रबी। एक और होता है जायद क्रॉप्स, होता है गर्मी में लगाया जाता है, समर सीजन में। तो खरीफ क्रॉप्स किसको कहते हैं, वैसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में सोन किए जाते हैं, है ना। और जैसे कि रेनी सीजन इंडिया में जो है जून से सितंबर माना जाता है, और इसमें आते हैं राइस के प्लांट हो गए, मैज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, कॉटन, ये सब जो है खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। रबी क्रॉप्स जो है वो कब लगाए जाते हैं, तो रबी क्रॉप्स जो है विंटर सीजन में सोन किए जाते हैं, अक्टूबर टू मार्च लगाए जाते हैं, है ना। अक्टूबर में लगाए जाएंगे और फिर मार्च में हार्वेस्ट किए जाएंगे इसको। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा क्रॉप्स कितना तरह का होता है। अगर हम लोगों को क्रॉप्स को लगाना है, उसको कल्टीवेट करना है, कल्टीवेशन माने उपजाना है ना, तो इसके लिए किसानों को कई तरह के चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। कई तरह के स्टेप को फॉलो करेंगे तभी वो एग्रीकल्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जितने सारे स्टेप्स को वो फॉलो करते हैं, वो सारे स्टेप्स जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के नाम से जाने जाते हैं। तो क्या क्या कुछ करना पड़ता है एग्रीकल्चर करने के लिए। सबसे पहला तो हम जानते हैं कि फसल हम लोग कहाँ लगाने वाले हैं, सॉइल में लगाने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होना चाहिए। सॉइल को प्रिपेयर्ड करना, इस लायक बनाना है कि सॉइल में हम लोग खेती कर सकें। तब जा कर के सीड को सोन किया जाता है। सीड को सोन करने के बाद सीड अच्छे तरीके से ग्रो करे, इसके लिए प्रॉपर अमाउंट में सॉइल के अंदर मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स है या नहीं है ना, उसको हम लोग देखेंगे और ऐड करेंगे। और टाइम टू टाइम सभी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए, तो वाटर चाहिए, इरिगेशन कराना ज़रूरी है। और फिर क्या है, हम लोग फसल को, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करेंगे अनवांटेड प्लांट से, वेट से। फिर एक समय ऐसा आएगा जब हम लोगों को फसल को हार्वेस्ट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। उसके बाद हार्वेस्ट को स्टोरेज करने की समस्या उत्पन्न आएगी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का फर्स्ट स्टेप जो है, ये पहला स्टेप है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर की लेवल को मेंटेन करना है। फिर मिट्टी को, सॉइल को लूज कर देना है, और जिससे कि प्लांट के रूट्स जो है वो आसानी से पेनिट्रेट करके सॉइल के अंदर पहुंच सके, और वहाँ पर से उन्हें ऑक्सीजन, वाटर्स और मिनरल्स अच्छे तरीके से क्या हो सके, मिल सके। ठीक है, तो इसमें ब्रीथिंग आसान हुआ और एब्जॉर्प्शन आसान हुआ। उसके बाद लूजन सॉइल में
माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, अर्थवर्म होना चाहिए। ये लूज करने के लिए हम जानते हैं कि अर्थवर्म को किसानों का मित्र कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। इसके पीछे वजह है कि वो मिट्टी को खाता है और मिट्टी के अंदर मौजूद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदल देता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन करता है। इस वजह से उसे किसानों का मित्र कहा जाता है। तो सॉइल को तैयार करने के लिए हम लोगों ने देखा इतना सारा स्टेप, मॉइस्चर लेवल मेंटेन करना है ना, न्यूट्रिएंट के लेवल को मेंटेन करना, ये सारा स्टेप जो हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हो गया। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा यही है। और लूजनिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, खेत का जुताई करते हैं जिसको टीलिंग या फिर प्लॉइंग कहा जाता है। खेत को हल्का करने का प्रोसेस प्लॉ करते हैं। प्लॉइंग यंत्र जो है वो लकड़ी का या आयरन का बना होता है ना, और इसी के द्वारा हम लोग उसको तोड़ते हैं मिट्टी को, है ना। फिर मिट्टी को तोड़ने के बाद बहुत सारे बड़े बड़े पीबल्स टुकड़े मिट्टी के रहते हैं, तो उसको और महीन करना है, क्रम्प करना है, पीसना है उसको। इसके लिए लेवलिंग किया जाता है, ज़मीन को बराबर किया जा सके, जिसमें कि इरिगेशन हो तो पानी कहीं पर एक्युमुलेट ना हो पाए, हर जगह वाटर पहुंच पाए। इसके लिए लेवलिंग अति आवश्यक है। उसके बाद क्या है, हम लोग उसमें लेवलिंग करने के बाद मैन्योर वगैरह का एडिशन करेंगे, है ना। मैन्योर का एडिशन करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस, मिट्टी प्रिपेयर हो गया, सीड को सोन करने की तैयारी है। तो इससे पहले हमारे एग्रीकल्चर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जितने सारे यंत्र हैं उसे देखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला ये आपका जो है प्लाव कैसे हो रहा है। प्लाव के लिए एक बीम है जो बैल के दोनों कंधे पर रखा गया है ना। उसके बाद प्लॉइंग सॉफ्ट है जो उस बीम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देख रहे हैं प्लॉइंग सॉफ्ट का हिस्सा आगे प्लाव शेयर है, ये वाला है ना, आगे नुकीला आयरन का लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो ये हमारा इसको प्लॉइंग मशीन है ये हमारा, ठीक है। उसके बाद देखें प्लॉ जो है खेते का जुताई के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारा सामान है। प्लॉ शेयर कौन सा है, प्लॉ शेयर कौन सा है, इसमें हो कौन सा है ना। हो क्या है, तो हो के बारे में सुने। एक टूल है जिसका यूज जो होता है वीड्स को हटाने के लिए होता है, सॉइल को लूज करने के लिए होता है। और किसके लिए होता है, एक रॉड है ना, वुड का या आयरन का हो सकता है, स्ट्रांग होता है जिससे कि आसानी से ये खेतों से निकाल सके सारा मटेरियल्स को। उसके बाद है ये देखें, ये हु है ना, देख रहे हैं कि गेट्स वगैरह जितना सारा वगैरह होगा निकाल लेगा। बेंट प्लेट लगा हुआ है यहाँ से, और ये इसको निकालने में क्या करेगा, मदद करेगा। उसके बाद कल्टीवेटर्स है। कल्टीवेटर्स क्या है, तो कल्टीवेटर्स जिसके द्वारा हम लोग खेतों को जोतते हैं। तो कल्टीवेटर्स आज जो है ट्रैक्टर्स के रूप में है हमारे, सोइंग करते हैं। कल्टीवेटर ट्रैक्टर हो गया ये, है ना, देख रहे हैं आप। उसके बाद सोइंग, सीड को बोना इंपॉर्टेंट है। हेल्दी सीड को हम लोगों को सेलेक्ट करना है। सोने से पहले क्या करना है, हाइब्रिड सीड हो तो बेहतर है, हेल्दी क्वालिटी का हो, है ना, और साथ में उत्पादन क्षमता को ये बढ़ा सके, ऐसे तरह के सीड का प्रयोग करेंगे। गुड हो, डिजीज फ्री हो, जिससे हाई यील्डिंग हमको मिले। इस तरह के सीड को हम लोग क्या करने वाले हैं, सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। इस तरह के सीड को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे सोन करना है। सोन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सोन करने के लिए सोन करेंगे सीड को, हेल्दी सीड को एक अच्छे दूरी पर हम लोग क्या करते हैं, सोन करते हैं। सोन करने के लिए ट्रेडिशनल टूल्स भी है। ट्रेडिशनल टूल्स में जो है फनल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसके द्वारा सीड को डालना है। जानवर आगे बढ़ता जाएगा, सीड गिरता जाएगा, उचित डिस्टेंस पर जो है सीड पहुंचेगा इसमें। उसके बाद ये देखें से ये ड्रिल्स है, सीड ड्रिल्स है, इसके द्वारा भी आप डाल सकते हैं। ऊपर से सीड को डालना है और ये आगे बढ़ता जाएगा, हर जगह सीड गिरता चला जाएगा। सीड ड्रिल्स आज एक डेवलप टेक्नोलॉजी का सहारा है, और जिसके द्वारा हम लोग सीड को सोन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सीड में देखना है सबसे पहले, कुछ तो प्लांट्स ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली हम लोग सॉइल में सीड सोन कर देते हैं, लेकिन जैसे कि पैडी है, वीट है, ये सबको डायरेक्टली सोन कर दिया जाता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी है जिनको डायरेक्टली सोन नहीं किया जाता है। उनको सबसे पहले क्या करना होता है, नर्सरी में उगाना होता है। ढेर सारे प्लांट को एक साथ अगर नर्सरी में उगाते हैं और फिर उसे ले जा करके हम लोग क्या करते हैं कि सोन करते हैं फील्ड में, तो वो नर्सरी हो गया। नर्सरी में जैसे कि मिर्चा का पौधा हो गया, है ना, फूल गोभी का पौधा है,
कैबेज का है, इसको एक जगह पहले नर्सरी में लगा कर फिर वहाँ से उखाड़ करके दूसरे जगह ले जा करके लगाया जाता है। ठीक है, जिससे कि हम लोग स्वस्थ पौधे को भी चुन सकते हैं, बेहतर क्वालिटी के पौधे को चुन सकते हैं और एक उचित डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हैं पौधे के बीच में। इसके बाद है, जब हम लोगों ने सीड को सोन कर दिया तो सोन करने से के समय याद रखना पड़ेगा कि हमारे इस फील्ड के अंदर एप्रोप्रिएट अमाउंट में जो है वो क्या है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स है या नहीं है। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर एप्रोप्रिएट अमाउंट में होने चाहिए, जिससे कि हमारा सीड जो है वो प्रॉपर तरीके से सोन हो सके और ग्रोथ कर सके। सॉइल जो है ये सारा न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने का काम करता है, अगर उसके अंदर न्यूट्रिएंट रहेगा तो। अब देखिए आपके पास दो चीज़ है, सॉइल और मैन्योर है ना। तो सॉइल और मैन्योर में डिफरेंस आपको जानना चाहिए, सॉरी फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस जानना चाहिए। फर्टिलाइजर क्या है, मैन मेड सबस्टांस है जिसको फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है ना, केमिकल के सहारे प्रिपेयर किया जाता है और यह जो होता है वो स्पेसिफिक प्रकार का होता है। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को ज़्यादा मात्रा में रखता है, जबकि मैन्योर्स जो है वो और ऑर्गेनिक सबस्टांस से बनाए जाते हैं, जैसे काऊ का डंग हो गया, कैटल डंग हो गया, उसके बाद है प्लांट का रेसिडुअल पार्ट हो गया, ये सब है। तो ये सारे ऑर्गेनिक मैटर को रखते, सारे न्यूट्रिएंट को रखते हैं जो प्लांट के लिए अप्रोप्रिएट होता है। मैन्योर्स जो है वो फील्ड को वो किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाता, जबकि फर्टिलाइजर्स का लगातार यूज किया जाए तो फील्ड जो है वो बैरन हो सकता है ना। इसके अलावा जो है वो क्या करता है, तो पहला तो फर्टिलाइजर्स को ट्रांसपोर्टेशन ईजी तरीके से होता है। मैन्योर का ट्रांसपोर्टेशन में डिफ़िकल्टी होती है, इसको ट्रांसपोर्ट करना, जैसे गाय का गोबर है, कंपोस्ट है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में समस्या होगी। फर्टिलाइजर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, मैन्योर इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता है ना। इसके अलावा जो है मैन्योर सारे तरह के न्यूट्रिएंट को रखता है। ये सब है ना, फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस हम लोगों ने देखा। उसके बाद है फर्टिलाइजर मैन्योर में मैन्योर को आर ऑफ देखें, मैन्योर का टाइप देखें तो मैन्योर में आपका हो गया एक कंपोस्ट हो गया। कंपोस्ट में क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है, गड्ढा के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक मैटर, काऊ डंग या फिर प्लांट वेस्ट को डाल करके 2 से 3 महीने के लिए उसको डंप कर देना है, बंद कर देना है, सड़ जाएगा, उसको निकाल के खेत में डालेंगे तो ये क्या कहलाता है, कंपोस्ट कहलाता है। एक है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या करना होता है कि वर्मी कंपोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि गड्ढा को खुला छोड़ते हैं, ऑर्गेनिक मैटर उसमें डाल देते हैं, उसमें अर्थवर्म वगैरह आते हैं, वो उसको ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं और साथ में अगर सॉइल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर वो फार्मर फ्रेंड का काम करेंगे, यानी कि मिट्टी को और तोड़ने का काम करेंगे। हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्री में बनाए गए थे, जैसे यूरिया, कुछ एग्जाम्पल पूछा जाएगा फर्टिलाइजर का तो अमोनिया है, यूरिया है, सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है, एनपीके है, ये सारा जो है सुपर फर्टिलाइजर्स है। फर्टिलाइजर्स जो है किसानों को बेहतर यील्ड में फ़ायदा पहुंचाते, जल्दी एब्जॉर्ब होने की वजह से इनका ज़्यादा यूज किया जाता है ना। इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रहे, तो इसके लिए हम लोग क्रॉप रोटेशन को अपना सकते हैं। क्रॉप रोटेशन में फसल को बदल बदल करके लगाना है। जैसे कि मान लेते हैं एक बार हम लोग राइस को लगाए तो राइस को ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए, तो दूसरी बार हम लोग कोई लेग्यूमिनस प्लांट को लगा लेंगे कि जिससे कि नाइट्रोजन का फुलफिलमेंट सॉइल में हो जाए लेग्यूमिनस प्लांट के द्वारा। तो ये क्रॉप रोटेशन कहलाता है, बदल बदल के फसल को लगाना, है ना। मैन्योर का है एडवांटेज आपको बता चुके हैं कि यह खेतों में क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, सॉइल को पोरस बनाता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है और यह नंबर ऑफ माइक्रोब्स की संख्या को खेत में बढ़ाता है, जिससे खेत अधिक उपजाऊ होते हैं, सॉइल के टेक्सचर को बढ़िया बनाता है। ठीक है। इरिगेशन तो हम लोग देखें कि वाटरिंग ऑफ प्लांट को ही क्या कहते हैं, इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन जो है ज़रूरी चीज़ है और इरिगेशन के द्वारा ही प्लांट जो है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर इरिगेशन नहीं होगा तो प्लांट जो है सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या हो सकता है हमारे आसपास, तो सोर्स ऑफ इरिगेशन जो है कुआं है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, डैम्स है, कैनाल्स है, ये सोर्स ऑफ इरिगेशन का काम करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन का पहले क्या था, तो पहले जो था कुआं से लोग इस तरह से देख रहे हैं आप, है ना, पुल्ली सिस्टम था, चेन पंप था, इससे खींच खींच करके पानी को डाला जाता था। इसके अलावा चेन पंप को देख रहे हैं, यहाँ देखिए डायग्राम,
ढेकली था, है ना, लाठाकुड़ी जिसको कहते हैं, ढेकली। राहत था, लीवर सिस्टम पर काम करता था, जानवर खींचता था, पानी निकलता था, बाहर गिरता था, इस तरह से सिस्टम था। इसके अलावा मॉडर्न मेथड इरिगेशन का जो आ गया है, उसमें हम स्प्रिंकलर सिस्टम है, देख रहे हैं कि पानी निकल रहा है मोटर्स के द्वारा और इसको फुहारा के रूप में हर जगह प्लांट तक पहुंचाया जा रहा है। स्प्रिंकलिंग में जो है वाटर का बर्बादी कम होता है ना, डायरेक्टली प्लांट तक ये पानी पहुंच रहा है। इससे और कम बर्बाद करना चाहते हैं पानी को तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पाइप के द्वारा देख रहे हैं कि प्लांट के हर एक रूट तक जो है वाटर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इसके द्वारा प्लांट को एप्रोप्रिएट जगह पर पानी को एप्रोप्रिएट जगह तक पहुंचाया जाता है, कहीं भी पानी की बर्बादी नहीं होती है। अब हमारा खेतों में अनवांटेड प्लांट जो उग आते हैं, जिनको वीड्स कहा जाता है, इनको रिमूव करना है ना। अनडिजायरेबल प्लांट है ये, हमारे प्लांट क्रॉप्स के न्यूट्रिशन को खा जाएंगे, हमारे क्रॉप्स जो है न्यूट्रिशन डिफिशियंट हो जाएंगे और साथ में हमारे क्रॉप्स के स्पेस को ये लेंगे, लाइट को लेंगे, इसलिए इससे इनको बचाना है। तो हम लोग कई तरीके से, एक तो रिमूवल हाथ के द्वारा, खुरपी के द्वारा, सीड ड्रिल्स के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वीड्स को अपरूट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं जिनको वेडिसाइड्स कहा जाता है और इनके द्वारा हम लोग वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसे 2,4-D है ना। इसके अलावा मिराकुलान है, मेलाथियोन है, इनके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वीड्स को प्लांट से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब फसल बीट लगा दिए, टाइम टू टाइम इरिगेशन का ध्यान रखेंगे, फसल का प्रोटेक्शन करेंगे, कोई एनिमल वगैरह ना आकर के इसको डिस्ट्रॉय कर दे। अब हम लोग फसल जब तैयार हो जाएगा तो उसका कटिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग उसी को कहा जाता है ना। कोई भी सीजनल क्रॉप्स जितने सारे हैं 3 से 4 मंथ के बाद वो जो है हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना। इसको या तो हाथ से देख रहे हैं सिकल्स के द्वारा काटा जा सकता है या फिर मशीन के द्वारा, हार्वेस्टर के द्वारा इसको हम लोग काटते हैं, फिर उससे ग्रेन को और हस्क को अलग करते हैं। हस्क में भूसा हो गया। देखिए थ्रेसिंग के द्वारा क्या किया जा रहा है, गेहूं को काटा जा रहा है और इससे निकलते चला जाएगा, है ना। कंबाइन मशीन है। विनोइंग एक पर्पस है जिसमें कि जैसे पंखा लगा दिए, हवा डालते गए तो हस्क जो है दूर जाके गिरेगा, अनाज जो है नज़दीक गिरेगा। तो विनोइंग टेक्निक के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हस्क को हटा सकते हैं, जो भूसे को हटा सकते हैं। जब निकल गया तो इसको ड्राई कर देंगे, सुखा देंगे, सुखाने के बाद ही स्टोरेज करना। हमारे जितने सारे क्रॉप ग्रेन्स हैं, ग्रेन को स्टोर करने के लिए उनके अंदर मॉइस्चर का लेवल 40% से बिलो करना है, 14% से बिलो करना है और फिर उसको क्या करना है, स्टोर करना है, जिससे कि वो लंबे समय तक पेस्ट इंसेक्ट से, बैक्टीरिया से प्रिजर्व रहेंगे। इसके अलावा पेस्ट इंसेक्ट और बैक्टीरिया से बचाने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का भी यूज कर सकते हैं। देखिए बड़े बड़े जगहों पर स्टोर करने के लिए, ज़्यादा मात्रा में ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए साइलोज बनाया गया है, ये गोदाम हो गया। इस तरह से 2 रैक्स बनाया गया है ना। नीचे देखिए प्लास्टिक बिछा हुआ है, उसके ऊपर जूट सैक्स में हम लोगों ने ग्रेन्स को रखा है और बीच में जा कर के घूमने की जगह है। और इससे पहले इस जगह को फ्यूमिगेशन किया गया है, मतलब केमिकल को अब धुएं के रूप में पूरे कमरे में फैला दिया गया है, जिससे कि यह कमरा जो है वो जर्म्स फ्री हो जाए, है ना, किसी भी तरह का जर्म्स यहाँ न रहे। इस तरह से ग्रैंडरीज और साइलो में हम लोग अनाज को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फूड फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए जो फूड होते हैं उनको फूडर कहा जाता है। चारा हम लोग जानवरों को देंगे। सॉरी, यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है एनिमल से कौन कौन से फूड हम लोगों को मिलता है। तो एनिमल से जैसे हम लोग मीट लेते हैं, एग लेते हैं, है ना, ऊल लेते हैं और क्या है हमारे खाने के सामान में। तो इस तरह के सामान को हम लोग मीट, एग, मिल्क, ये सब हम लोग प्राप्त करते हैं जानवरों से। जानवरों का जिसका भी हम लोग पालन पोषण करते हैं, किसके लिए, अपने फायदे के लिए, उस सारे जानवरों को एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है ना। लाइव स्टॉक हुए होते हैं, उनसे हम लोगों को फूड आइटम्स मिलता है, उसका प्रॉपर केयर हम लोगों को करना होता है, जिससे कि हमें लगातार फूड आइटम्स उससे मिलते रहें। देखिए इस चैप्टर को आपने सुना, और भी अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर का जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर जाएं, है ना। वहाँ पर आपको सब्सक्राइब रेड कलर का दिखाई दे रहा है, उसके बेल आइकॉन बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिलते जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिया गया है,
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए जितने सारे स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाते हैं। जानवरों को पालना हमारे लाभ के लिए वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाएगा। फसल क्रॉप्स हो गया, फर्टिलाइजर हम लोग पढ़े ग्रैंडरी, जहाँ अनाज को स्टोर करते हैं, फसल को काटना हार्वेस्टिंग, सिंचाई करना इरिगेशन। खरीफ क्रॉप्स क्या है, रबी क्रॉप्स क्या है, जायद क्रॉप्स क्या है। मैन्योर किसको कहते हैं? प्लॉइंग, खेत को जुताई करना है ना। ये सारा साइलोज, बड़े स्टॉक अनाज के जहाँ रखने के लिए जो है वो साइलोज कहलाते हैं। सीड को सोना, बोना ही सोड कहलाता है, स्टोरेज करना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन ऑन कल्टिवेटेड लार्ज स्केल एट द प्लेस इज कॉल्ड, है ना, क्रॉप्स कहेंगे। उसके बाद द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज, है ना, क्रॉप तो हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे, है ना, ऑफ द सॉइल। उसके बाद डिमांड डैमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर, तैरते रहेगा ना, डैमेज सीड जो है फ्लोट करेगा। उसके बाद जो है फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश आर फ्रॉम द सॉइल एसेंशियल, क्या है इसका, है ना। तो इसका देखें, ग्रोइंग सीड के लिए क्या चाहिए? फ्रॉम ग्रोइंग क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट, वाटर चाहिए, वाटर छूट गया है, एक और चाहिए, वाटर के बाद क्या बचा? तो न्यूट्रिएंट, है ना, दोनों चीज़ चाहिए। अब मैचिंग वाला देखिए, खरीफ क्रॉप्स कब से कब लगाया जाएगा? खरीफ क्रॉप में कौन आया? रबी क्रॉप्स में कौन आया? खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स। उसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर जोड़िए, है ना। ऑर्गेनिक मैन्योर एकदम आसान है, ध्यान से जोड़िए। खरीफ का याद रखिएगा तो रबी का भी हो जाएगा। पहला क्या था? खरीफ था, तो जून में हम लोग लगाते हैं इसको। पैडी और राइस हो गया, पैडी और मैज हो गया। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैन्योर किसको कहेंगे? देख रहे हैं, एनिमल एक्सक्रीटा वगैरह उसमें आ जाएगा। अब दोनों का एग्जाम्पल लिखना है आपको, खरीफ और रबी का, फिर इस सबको बनाना है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और इसे बनाने का प्रयास कीजिए।